कोरोना ने जिस तरह से नॉर्मल लोगों के लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, उसी तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस सुप्रीम कोर्ट और इंडियन जुडिशरी में भी आए हैं। और यहाँ पे इनकी सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट और कुछ चीज़ों को अलाउ भी किया है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ईमेल फैक्ट्स, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स, इन सभी ऐप्स को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी नोटिस होते हैं और समन्स होते हैं और यहाँ पे और सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनमें अलाउ किया है। लेकिन यहाँ पे अब जो जानने वाली बात ये है, जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इससे पीछे का बैकग्राउंड और उस बैकग्राउंड के साथ इम्पॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं उनको और बेंच को। तो आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आई एम भावना और आप देख रहे हैं भावना एजुकेशन डायरी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ईमेल, फैक्ट्स और जो मैसेजिंग ऐप होते हैं, व्हाट्सएप, इन सभी टाइप के ऐप्स को अलाउ किया है नोटिस और समन भेजने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसमें जो 3 जजेस की बेंच थी, उन 3 जजेस के बेंच में S.A. बोबडे, सेकेंड जो जस्टिस हैं हमारे R. सुभाष रेड्डी और थर्ड जस्टिस जो हैं A.S., इन्होंने ये ऑर्डर पास किया है। और यहाँ पे ये जो ऑर्डर पास किया है, ये अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी, इनकी फाइल पर इन्होंने ऑर्डर देते हुए इसे पास किया है। तो अब इसके साथ यहाँ पे जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, उन्होंने इसके सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद क्या बोला कि ये जो एक प्रोसेस है, ये क्या है, अनकंफर्टेबल है और पूरी तरह से इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में हर जगह सेम सिचुएशन नहीं है। और ये जो व्हाट्सएप, ये ऑनलाइन जिसको किया गया है इस तरह से समन और नोटिस भेजना, तो ये हर कोई नहीं कर सकता। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ईमेल भी नहीं हैं काफ़ी सारे लोग, जिसे बिलीव करना कई लोगों के लिए मुश्किल होगा। लेकिन कई नेटवर्क इशू, तो कई लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं जो इन सबको समझ पाएँ। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए ये एक कंफर्टेबल जो है वो प्रोसेस भी नहीं है और कम्प्लीटली इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है। तो जब के वेणुगोपाल, जो कि हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, इन्होंने ऐसा बोला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो व्हाट्सएप पे ब्लू टिक लगता है, यहाँ पे अगर ब्लू टिक लगा है, ये वाला फीचर जो है एडमिसिबल है और इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ये पूरी तरह से मान लिया जाएगा कि उस पर्सन तक नोटिस पहुँच चुका है। अगर किसी पर्सन ने ये ब्लू टिक डीएक्टिवेट किया है, तो यहाँ पे ये चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते। तो इस तरीके के सर्विसेज को यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला क्योंकि ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग एडमिसिबल है। अब इसके पीछे थोड़ा सा हम बैकग्राउंड और थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें जाननी ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो मेन आर्टिकल्स, जो सेक्शंस हैं, क्योंकि करंट में रहा है तो सेक्शंस को पूछा जा सकता है। सबसे पहले ये सामने कब आया कि हमें ऐसी ज़रूरत कब महसूस हुई कि ऑनलाइन इन सब चीज़ों को स्टार्ट किया जाना चाहिए। तो इसका जो बैकग्राउंड है, ऑन द एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ द चेक डिसऑनर केस। यहाँ पे जब चेक डिसऑनर केस से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज सामने आने लगे, क्योंकि जब मार्च में लॉकडाउन लगाया गया तो उसके बाद लॉकडाउन के टाइम पीरियड में काफ़ी सारे चेक जो हैं वो डिसऑनर होने लगे और किसी का टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे लिमिटेशन, एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन के डिमांड से रिलेटेड जब काफ़ी सारे इश्यूज होने लगे, तो यहाँ पे इस आर्टिकल का यूज़ होता है, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्सटेंशन की डिमांड सुप्रीम कोर्ट से की गई है, सुप्रीम कोर्ट के पास अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ये पावर नहीं है। तो यहाँ पे जो डिसऑनर, चेक डिसऑनर वाली सिचुएशन है, इसमें जो पावर है वो आरबीआई के पास है। आरबीआई चाहे तो टाइम एक्सटेंड कर सकती है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट विल नॉट इंटरवेन इनटू दिस।
तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। अब यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट के इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35 जो ये इस बात को इसके अकॉर्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी डोंट कंसीडर इट अप्रोप्रिएट टू इंटरफेयर इन द डेडलाइन प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ एग्जाम्स में कि जो चेक डिसऑनर वाले केसेस हैं, ऐसे केसेस में जो यहाँ पर क्या है कि लिमिटेशन पीरियड लगाया गया है कि उसके एक्सटेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट गाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं। तो यहाँ पे अगर आरबीआई चाहे तो उसे क्या कर सकता है, उसे एक्सटेंड कर सकता है। तो आरबीआई के इन पावर्स के बारे में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35 क्लॉज ए में गिवन है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं। तो जैसे लॉकडाउन की वजह से जो भी सारी दिक्कतें आई थी, इन सभी को देखते हुए बेंच ने कंसिडर किया और यहाँ पे क्या है कि द बेंच देन dealt with a provision related to the functioning of commercial court and said that the limitation period fixed for mediation will be extended by 45 days। तो यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से मेडिएशन पीरियड को 45 डेज एक्सटेंड किया गया था। दे कैन आस्क द नंबर ऑफ डेज आल्सो। सो यहाँ पे इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अलावा यहाँ पे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट इससे रिलेटेड और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 यहाँ पे ये जो है ये क्या करते हैं, एक फिक्स टाइम प्रोवाइड करते हैं कि लिटिगेशन के लिए कि आप कितने टाइम बाद उस टॉपिक से रिलेटेड, उस केस से रिलेटेड जो है फाइल कर सकते हो। तो लिटिगेंट टू इनिशिएट आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स एंड चेक डिसऑनर केसेस, इन केसेस में लिमिटेशन पीरियड फिक्स पीरियड जो है वो इन दोनों ने दिया है एंड दे बिकम टाइम बेयर्ड। अगर आप उस टाइम के बाद उससे रिलेटेड केसेस के लिए आप फाइल करते हो तो आपका केस जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।